नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की जो बड़ी अहम खबरें हैं वो आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। झांसी मेडिकल कॉलेज में लगी आग से 10 बच्चों की मौत, करीब 35 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 12 घंटे में मांगी रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री ने झांसी पहुंचकर स्थिति का लिया जायजा। प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। उधर प्रियंका गांधी शिरडी और कोल्हापुर में करेंगी चुनावी रैली। झारखंड में अमित शाह आज दुमका, मधुपुर और धनबाद में प्रचार को देंगे धार। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की जामताड़ा और रांची जिले में होंगी जनसभाएं। पीएम मोदी आज 3 देश नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना के दौरे पर होंगे रवाना। यात्रा के पहले चरण में पहुंचेंगे नाइजीरिया। तिलक वर्मा और संजू सैमसन की नाबाद शतकीय पारी से भारत की 135 रन से बड़ी जीत। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3-1 से जीती T20 सीरीज। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की झांसी की खबर से। जी हां, झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 35 से ज्यादा नवजात को बचा लिया गया है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए झांसी सीएमएस सचिन मेहर ने बताया है कि महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे। अचानक से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसे बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन ज्यादातर बच्चे ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, इसलिए आग तेजी से फैल गई। ये घटना शाम 5:30 बजे की बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी के मंडलायुक्त और डीआईजी को 12 घंटे में घटना के संबंध में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिला प्रशासन तथा संबंधित अधिकारी युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। घायल बच्चों का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने की घटना का संज्ञान लिया और मृतक बच्चों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया एक्स पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनपद झांसी स्थित मेडिकल कॉलेज में एनआईसीयू में घटित एक दुर्घटना में हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। तो उत्तर प्रदेश के झांसी का ये पूरा मामला, जहां पर झांसी मेडिकल कॉलेज में 10 नवजात शिशुओं की मौत की पुष्टि हुई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। घटना का शोक जताते हुए उप मुख्यमंत्री ने मामले की त्रिस्तरीय निष्पक्ष जांच की बात कही। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बच्चों की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी, जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी, जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेश की जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे। तो त्रिस्तरीय जांच की बात की उप मुख्यमंत्री ने। वहीं उत्तर प्रदेश की झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सचिन मेहर ने घटना की पूरी जानकारी दी।
एनआईसीयू वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे और उसमें अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा ही हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता, क्योंकि सभी बच्चों को ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई। आग तुरंत फैल गई और उस पर जितना कोशिश की गई, जितना हम लोग कर पाए, हमने कोशिश की और उसमें से लगभग ज़्यादातर बच्चों को बाहर निकालिया गया, सकुशल निकाला गया है और 10 बच्चे उसमें अभी तक कोलैप्स हो चुके हैं। तो 10 नवजात शिशुओं की मौत की पुष्टि यहाँ पर उन्होंने की है। वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड पर झांसी कमिश्नर बिमल कुमार दुबे ने बताया कि बच्चों को सर्वोत्तम उपचार मुहैया कराया जा रहा है जो इस घटना में घायल हुए हैं। बिल्कुल चिंता ना करें, बच्चों को जो बेस्ट पॉसिबल मेडिकल ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कराई जा रही है और मुझे लगता है कि वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड पर भाजपा नेता राजीव सिंह पारीछा ने भी दुख जताया। ये घटना बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। छोटे छोटे बच्चे जो निक्कू में भर्ती थे, उनकी बहुत कम आयु थी, कोई 10 दिन का, कोई 5 दिन का, और शॉर्ट सर्किट होने से आग फैल गई तेज़ी से और 10 बच्चे उसमें हताहत हुए हैं। लगभग 35 से अधिक बच्चे भी उसमें और इलाज करा रहे थे, उनको बचाया गया। जो स्टाफ था उसने बहुत मेहनत करके अधिक से अधिक बच्चों को बचाने में वो सफल हुए और जो बच्चे बचे हैं उनका बेहतरीन इलाज यहाँ पे डॉक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है। पूरी सरकार मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के संपर्क में है और बेहतरीन इलाज सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है। आग लगने का कारण जो अभी तक सामने आया वो शॉर्ट सर्किट है और ऑक्सीजन को आग ने पकड़ लिया, उस ऑक्सीजन से आग तेज़ी से फैली जिस कारण घटना बड़ी हो गई। तो झांसी मेडिकल कॉलेज में ये दुखद घटना सामने आई है। इस पर और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता रामेंद्र फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई है, 10 बच्चों की मौत की पुष्टि भी कर दी गई है, जो बाकी बच्चे हैं उनकी क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है और किस तरीके से राहत बचाव कार्य किया गया? देखिए मुकुल, जैसे ही घटना का पता मुख्यमंत्री को लगा कि झांसी मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में आग लग गई और 10 बच्चों की डेथ हो गई है, तुरंत आनन फानन में उन्होंने सारे प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि जैसे भी वो बच्चों को बचाया जाए और उनको बेहतर ट्रीटमेंट दिया जाए। तो जो 10 बच्चों की जिनकी मृत्यु हुई है उनको छोड़ करके अभी तक सारे बच्चे ठीक हैं। खिड़की तोड़कर दमकल विभाग की गाड़ियों ने सीढ़ियों के सहारे उन बच्चों को बाहर निकाला है। चूंकि संकट ये था कि मैक्सिमम बच्चे ऑक्सीजन के सहारे थे और कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, उसके कारण ये आग तेजी से फैली। धुआं लोगों ने देखा और जब तक वो समझ पाते तब तक आग पूरे वार्ड में फैल चुकी थी। तो बड़ी तेजी से ये सारी कार्रवाई हुई है और प्रशासनिक अधिकारी रात में ही मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री से कहा कि आप जो चिकित्सा सचिव उनको लेकर के झांसी पहुंचे, सारी चीजों को मॉनिटर करिए और किसी भी प्रकार से जो बच्चे हैं उनको बेहतर ट्रीटमेंट दिया जाए, बेहतर व्यवस्था की जाए। तो सारा प्रशासन, सरकार वहां लगी हुई है कि जो भी बच्चे बचे हुए हैं उनमें किसी का अहित या नुकसान न होने पाए। बिल्कुल जी बिल्कुल रामेंद्र, लेकिन जिस तरीके से त्रिस्तरीय जांच की बात कही जा रही है, उप मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचे थे, क्या माना जाए आखिर कहां से जो लापरवाही है वो हुई अस्पताल प्रशासन की तरफ से? देखिए, अगर झांसी मेडिकल कॉलेज को जो लोग जानते होंगे वो जानते हैं कि बुंदेलखंड का चाहे मध्य प्रदेश की हिस्सा हो चाहे उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो, सबसे ज्यादा लोग कानपुर के बाद अगर कहीं आते हैं तो झांसी मेडिकल कॉलेज पर ही निर्भर रहते हैं। तो बुंदेलखंड के बच्चे हैं जो वहां पहुंचे थे और जांच इसलिए कराई जा रही। मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि जांच 12 घंटे में रिपोर्ट, कमिश्नर और डीआईजी से मांगा है कि 12 घंटे में रिपोर्ट पेश करें कि आखिर घटना कैसे हुई। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और जो कंसंट्रेटर ऑक्सीजन के थे उनके कारण आग तेजी से भड़की, जो प्रथम दृष्टया है। लेकिन अभी 12 घंटे में जब रिपोर्ट आएगी तो सारी चीजें, तस्वीर साफ होगी और रिपोर्ट में अगर किसी को भी दोषी पाया गया तो जाहिर है कि सरकार उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। इसलिए कि ये लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है। आप जहां चिकित्सा कराने जाते हैं वहां किसी की डेथ होती है तो ये और दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए सरकार इस पे गंभीर है। मुकुल
जी बिल्कुल। और ऐसे में रामेंद्र अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से जानकारी मिली है एनआईसीयू में करीब 54 बच्चे भर्ती थे, 10 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जो बाकी बचे हुए हैं उनका कौन से अलग अलग अस्पतालों में किस तरीके से जो इलाज है फिलहाल चल रहा है? ये मेडिकल कॉलेज के अलावा झांसी में मेडिकल कॉलेज में भी कुछ बच्चों का इलाज चल रहा है और बाकी जो अच्छे अस्पताल हैं जहां एनआई की सुविधा थी चिकित्सा की, वहां बच्चों को भर्ती कराया गया है। और पूरी सरकार शासन लगा हुआ कि किसी भी बच्चे का किसी भी प्रकार से हित ना हो। उसमें कमिश्नर डीएम से लेकर के जो यहाँ चिकित्सा सचिव वो स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। तो सारी चीजें चिकित्सा के लिहाज से सही है। जिन बच्चों की मृत्यु हो गई उनके अलावा बाकी सारे बच्चे अभी तक सही हैं। जो प्रशासन ने कहा है कि सारे बच्चे सही हैं, कमिश्नर ने कहा है कि हम चिकित्सा की बेहतर व्यवस्था कर रहे हैं, किए हैं, किसी का भी नुकसान नहीं होने पाएगा। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो बच्चे निकल करके आए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 2 साल 2 महीने का है, कोई 4 महीने का, कोई 10 महीने का है, तो उनकी चिकित्सा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है कि वो बच्चे अभी सुरक्षित हैं और आगे भी सुरक्षित रहेंगे। मुकुल बिल्कुल रामेंद्र, और जिन परिवारों ने बच्चों को खोया है, क्या उनके लिए किसी तरह की आर्थिक मदद की कोई घोषणा अभी तक की गई है सरकार से? देश सरकार की तरफ से अभी आर्थिक मदद की घोषणा नहीं की गई। पहली तो प्रक्रिया जो सरकार कर सकती थी कि इनको जो शेष बच्चे उनको बचाया जाए और जो बाकी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थित की जाए। उम्मीद है कि आज हो सकता है कि इस तरह की कोई घोषणा सरकार करे। अभी तक मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त की है उन परिवारों के प्रति जिन्होंने अपने बच्चों को खोया और जो बच्चे हैं उनके बेहतर चिकित्सा के निर्देश दिए हैं कि किसी भी दशा में उनकी जान बचनी चाहिए। तो पहला जो सरकार का उद्देश्य है उस पर सरकार खड़ी हुई है अभी तक। मुकुल जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो प्राथमिकता है ऐसे में जो बच्चे घायल हुए हैं, पहले से ही बीमार थे, उनका जो इलाज है वो सही से किया जाए, ये प्राथमिकता और इसी दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही राहत बचाव कार्य है जारी है और लगातार जो जांच है वो इस पूरे मामले की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। राजा आओ आओ आओ, ये देखो मैसेज। कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। MDH की देगी मीरज, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मीरज। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गुजरात के अहमदाबाद स्थित बोपल इलाके की, जहां एक 22 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। बिल्डिंग से धुआं निकलने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस बाबत फायर अफसर मिथुन शास्त्री ने बताया कि इस्कॉन प्लेटिनियम की 8वीं मंजिल पर यह आग लगी थी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और करीब 100 लोगों को इस दौरान रेस्क्यू भी किया गया, लेकिन आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। और वहीं आप बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में जीत दिलाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता जी जान से जुटे हैं।
इस बीच प्रधानमंत्री मोदी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उनका उत्साह बढ़ाएंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस अभियान के माध्यम से बूथ कार्यकर्ताओं से चर्चा करके और उन्हें महाराष्ट्र में विजय के लिए प्रेरित करेंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में किए गए विकास कार्यों और राज्य में जारी अभियानों के बारे में भी चर्चा होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने झारखंड के कार्यकर्ताओं से चर्चा करके उन्हें मजबूत भाजपा और सशक्त भाजपा के संकल्प को दोहराने की अपील की है। और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी राज्य में जारी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज महाराष्ट्र के शिरडी और कोल्हापुर में जनसभा को संबोधित करेंगी। शिरडी के दौलत बाग में आज दोपहर 12 बजे प्रियंका गांधी की जनसभा होगी। वहीं कोल्हापुर के गांधी मैदान में उनकी दूसरी जनसभा होगी। झारखंड की अगर बात करें तो दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए कुछ ही दिन यहां बाकी हैं। ऐसे में राजनीतिक दल पूरे दमखम से प्रचार में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड के चुनावी मैदान में गरजेंगे। अमित शाह झारखंड में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए दुमका, मधुपुर और धनवार विधानसभा क्षेत्र में ताबड़तोड़ 3 रैलियां करेंगे। दुमका विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार सुनील सोरेन, मधुपुर से नारायण दास और धनवार से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है, जिसका परिणाम 23 नवंबर को आएगा। और न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि झारखंड में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंक रही है। झारखंड में चुनाव प्रचार की कमान संभालते हुए आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 जनसभाएं करेंगे। खड़गे कांग्रेस उम्मीदवार और मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के समर्थन में जामताड़ा में जनसभा करेंगे। खड़गे की दूसरी रैली रांची जिले के ओरमांझी में है, जिसमें वह खिजरी विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राजेश कश्यप के लिए प्रचार करेंगे। झारखंड के देवघर विधानसभा सीट पर भाजपा और राजद के बीच तीसरी बार सीधा मुकाबला है। 2014 में भाजपा ने राजद से ये सीट छीनी थी। इस बार राजद महागठबंधन के साथ चुनाव मैदान में है। दोनों ही पार्टियां जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा, ये जानने के लिए डीडी न्यूज संवाददाता राजेश राज ने लिया देवघर विधानसभा क्षेत्र का जायजा। आइए देखते हैं। धर्म, आध्यात्म और ज्ञान की नगरी देवघर, देवताओं का घर देवघर, बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर में सिर्फ सावन के महीने में नहीं बल्कि साल भर श्रद्धालुओं का जमघट लगता है और वो श्रद्धा, भक्ति और धर्म की शिवगंगा में डुबकी लगाते हैं। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में देश और दुनिया में विख्यात बाबा बैद्यनाथ धाम का सियासी मुकाबला भी इस बार रोचक होने के आसार हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी दोनों आमने सामने हैं। भाजपा ने अपने 2 बार के विधायक नारायण दास पर भरोसा जताया है। 10 साल से विधायक होने के बाद उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो दिखाई पड़ती है, लेकिन उन्हें बाबा भोलेनाथ का आसरा है। मेरे कार्यों से, मेरे विचारों से, मेरे सांगठनिक सोच से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भरोसा जताया और मैं लोगों के बीच हूं। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान पर राजद ने एक बार फिर एतबार किया है, जो भाजपा उम्मीदवार नारायण दास को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। जनता का आशीर्वाद, बाबा भोले का आशीर्वाद, इंडिया गठबंधन का आशीर्वाद, सब समाज का आशीर्वाद, सारे जाति का आशीर्वाद, सारे समाज का आशीर्वाद मिल रहा है। देवघर में एम्स, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन बन जाने के बाद विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। इसके बावजूद देवघर को एक ऐसे जनप्रतिनिधि की दरकार है जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। हमारे शहर में विकास तो हुआ है, जैसे हमारी कनेक्टिविटी जगह जगह से फ्लाइट हुआ, एयरपोर्ट हुआ, एम्स देवघर और एक वंदे भारत ट्रेन जो हमें सौगात के रूप में मिली है।
अविभाजित बिहार से अब तक 1967 से ही देवघर विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित क्षेत्र है। आरजेडी को अपने माई समीकरण का जहां भरोसा है, तो भाजपा अपने परंपरागत सवर्ण और वैश्य मतदाताओं के सहारे जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। लेकिन ब्राह्मण मतदाताओं की भूमिका निर्णायक होती है। लेकिन इन बातों से अलग दोनों प्रत्याशियों को बाबा भोलेनाथ का ही आसरा है। हर दल के प्रत्याशी बाबा भोलेनाथ के सहारे ही चुनावी बैतरनी पार करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद किस प्रत्याशी के सिर पे जाता है। कैमरामैन संदीप और अपने सहयोगी मनीष दुबे के साथ देवघर, झारखंड से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। पीएम मोदी 16 से 22 तारीख तक नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी अपने 3 देशों की यात्रा की शुरुआत अफ्रीकी देश नाइजीरिया से कर रहे हैं। बीते 17 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली नाइजीरिया यात्रा है। पीएम मोदी की यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत संदेश के साथ अबुजा की सड़कों पर बिलबोर्ड और एलईडी जगमगा रहे हैं। दोनों देशों के बीच 6 दशकों से भी अधिक समय से संबंध हैं, लेकिन ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद इस महीने के अंत में ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन होगा। भारत की पहल पर नाइजीरिया को दिल्ली में G20 मंच पर पहली बार अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। ये पहला मौका है नाइजीरिया के लिए G20 में बैठने के लिए, G20 का मीटिंग्स अटेंड करने के लिए। तो वो बहुत ही खुश हैं कि हमने उनको ये मौका दिया है। एंड उस मौके को इस्तेमाल करते हुए इनका जो राष्ट्रपति जो पहुंचे थे पिछले साल हमारे यहाँ G20 समिट में, उस समय भी हमारा प्रधानमंत्री और इनका राष्ट्रपति के बीच में मुलाकात हुई। और ये जो दौरा है हमारा प्राइम मिनिस्टर का, ये फॉलो अप विजिट बोल सकते हैं। एंड हमारा रिश्ते को और मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री भारत और नाइजीरिया के बीच रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करने के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए चर्चा करेंगे। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नाइजीरियाई राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति विला में आमने सामने की बैठक करेंगे। इस यात्रा के दौरान ऊर्जा, स्वास्थ्य और आर्थिक साझेदारी को लेकर कई समझौतों की उम्मीद की जा रही है। During the delegation talks, there will be exchange of memorandum of understandings, about 5 of them. Some of them are still work in progress, but broadly covering areas of culture, geological survey, the digital public infrastructure, customs, traditional medicine, audiovisual cooperation. Prime Minister will interact with the Indian diaspora at the community event later that afternoon before he will move on to the Rio that evening. भारत के किसी प्रधानमंत्री की 17 वर्षों में पहली नाइजीरिया यात्रा होगी। प्रधानमंत्री की ये यात्रा नाइजीरिया के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर होगी। इस दौरान भारतीय प्रवासियों को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो दोनों देश के बीच में संबंध बहुत प्रगाढ़ है। उसी संबंध को और मजबूती देने के लिए मोदी जी आ रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री का दौरा जब भी होता है तो उसके साथ ना बहुत सारी चीज़ें अपने आप में सहज हो जाती हैं। आपको याद होगा कि जब G20 सम्मेलन हुआ था हमारे देश में, तो नाइजीरिया एक इम्पोर्टेंट देश के रूप में भारत में आमंत्रित किया गया था। और यहाँ के राष्ट्रपति के आमंत्रण पे मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं। 27 बिलियन US डॉलर्स के निवेश के साथ 200 भारतीय कंपनियां नाइजीरिया में रोजगार देने के मामले में पहले स्थान पर हैं, जबकि पहले नंबर पे है नाइजीरिया की फेडरल गवर्नमेंट। ये सड़क जो होटल हिल्टन से निकलकर प्रेसिडेंट विला तक जाती है, वो पूरी तरह से पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। ये प्रधानमंत्री की पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र की पहली यात्रा है। नाइजीरिया यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना और द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाना है। अबुजा से विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात क्रिकेट की, भारतीय क्रिकेट टीम 4 मैचों की T20 सीरीज के आखिरी मैच में दक्षिण अफ्रीका को 135 रनों के बड़े अंतर से टीम को हरा दिया गया। इस शानदार जीत के साथ ही भारत ने 3-1 से सीरीज पर कब्जा जमा लिया है।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।